I'm Ashutosh and you are welcome to my online classes of science. बच्चों, अभी तक हमने साइंस में सेल चैप्टर में हमने 2 पार्ट्स पूरे किए। पहला पार्ट था वो था डेफिनेशन ऑफ सेल, मतलब कोशिका की परिभाषा को हमने विस्तृत रूप से जाना था। और दूसरा पार्ट था उसमें कोशिका का साइज का आकार क्या है, कोशिका के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। और तीसरी चीज़ थी कि कोशिका के क्या क्या शेप्स हो सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका क्या, सबसे छोटी क्या और सबसे लंबी क्या। इन सब के बारे में हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में सीखा था। इस बार हम लोग सीखेंगे मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल मतलब कोशिका के भाग। तो शुरुआत करते हैं सेल थ्योरी से। हम लोग सेल थ्योरी मतलब कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और श्वान। स्लाइडन और श्वान 2 वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिए हैं और वो 2 सिद्धांत हैं, वो ऐसे हैं, बड़ा ही सिंपल है। क्या है वो? कि कोई भी प्लांट मतलब पादप की कोशिका हो या फिर जंतु की कोशिका हो, मतलब एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, वह मूलभूत मतलब बेसिक यूनिट होती है, मूल इकाई होती है। किसकी? तो कोई भी जीव की, वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। ये पहला है। क्या मैंने कहा कि प्लांट हो या एनिमल हो, मतलब जंतु हो या फिर पादप हो, उसकी मूल इकाई होती है कोशिका। दूसरा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होने के लिए पहले से कोई कोशिका विद्यमान होनी चाहिए, पहले से मौजूद होनी चाहिए। मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है। ये 2 थ्योरी दी। किन लोगों ने दी? तो 2 वैज्ञानिकों ने दी, उनका नाम था स्लाइडन और श्वान। दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कि सेल मिल करके फिर क्या बनता है। सेल मतलब कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बनती है वो टिश्यू, मतलब ऊतक बनती है। और ऊतक से फिर बनते हैं कई अंग बनते हैं, फिर कई अंग मिल करके बनते हैं अंग तंत्र, और कई अंग तंत्र मिल करके बनता है पूरा एक बॉडी, मतलब पूरा एक सजीव बन जाता है। तो हम लोग क्या हुआ कि कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बने, और अंग तंत्र से फिर पूरा शरीर बनता है। आज हम लोग सिर्फ टिश्यू, ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ऊतक क्या चीज होती है। तो यह है कोशिकाओं का समूह। बहुत सारी कोशिकाएं मिल गई तो बन गया कोशिका का समूह। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन उसमें शर्त है कि किन कोशिकाओं के समूह को? तो वैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना मतलब बनावट और जिनके कार्य बराबर हो, जिनकी रचना या बनावट और कार्य वो एक समान हो, बराबर हो, तब बोलेंगे उसको ऊतक या फिर टिश्यू। इसको ऐसे यदि हम लोग समझें बच्चों कि जैसे हमने कुछ कोशिकाएं ले ली चमड़ी की, कुछ ले ली हड्डी की, कुछ ले ली खून की, और सबको हमने मिला दिया, तो ये ऊतक नहीं हुआ। कोशिका का समूह तो है लेकिन ये ऊतक नहीं है। बल्कि कोशिकाओं का समूह बोले तो सिर्फ यदि रक्त खून की कोशिकाओं को सिर्फ लेंगे तो वो हो जाएगा रक्त का ऊतक, मतलब खून का वो ऊतक बनेगा। यदि हम लोग चमड़ी की कोशिकाओं का समूह लेंगे तो सिर्फ चमड़ी की कोशिकाओं से बनने वाले कोशिकाओं का जो समूह है वो होगा ऊतक। और यदि हड्डी की बात करें तो हड्डियों की कोशिकाओं का जो समूह है उससे बनेगा ऊतक। ठीक है? क्यों? क्योंकि हड्डी की कोशिकाओं का अलग काम है, त्वचा की कोशिकाओं का अलग काम है, और अलग अलग तरह की कोशिकाओं का अलग काम है। इसलिए जब ऊतक की परिभाषा होती है तो उसमें कहा जाता है कि वैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी बनावट मतलब रचना और जिनके कार्य एक समान हो, मतलब बराबर हो, तो वो हो जाती है टिश्यू। टिश्यू के बारे में
आगे की कक्षाओं में, आगे के क्लासेस में हम लोग और डिटेल्स जानेंगे। ये हो गया। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल, इसके बारे में हल्की जानकारी हमने आपको दी थी और वो एग्जाम्पल था, बच्चे याद आ गया होगा। ये देखिए, इसको देख करके आपको याद आ गया हो गया, ये है लीची, और एक लीची को मैं यदि तोड़ूं तो सबसे बाहर आपको क्या दिख रही है? ये खुरदरी चीज़ है। ये समझ लीजिए कि ये बाहर की ये जो खुरदरी चीज़ है, इसको आप समझ लें कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये भी बताया था कि प्लांट सेल में, मतलब पादप की कोशिकाओं में सिर्फ कोशिका भित्ति होती है, और इसके अंदर एक पतला छिलका होता है। उसको आप ये देखिए, ये पतला छिलका है, ये इसको आप समझ लें कि ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर में आपको दिखेगा बच्चों गूदा। ये देखें गूदा, आप इसको समझ लें कि ये है कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म। और इसको यदि उखाड़ दें तो आपको अंदर में दिखेगा बीज, घना काला जैसा, वो आपका हो जाएगा केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। तो अभी मैं इसको नहीं फाड़ रहा हूँ, आपको बीज नहीं दिखाने जा रहा हूँ, तो इसको मैं अभी रख रहा हूँ। तो बच्चों अब है कि जो कोशिका का बाहर का जो कोशिका भित्ति है, ये आखिर का भित्ति जो है वो आखिर बनी किस चीज की होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। मन में प्रश्न आया होगा, सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज है एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें भी वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। आपने अपने दैनिक जीवन में सेल्यूलोज देखा होगा, तो जैसे आलू आपने खाया है, आलू तो डेली खाते हैं, तो आलू का जो छिलका है वो भी सेल्यूलोज ही है। घास फूस, साग पात, ये जो है ये सब सेल्यूलोज है। हाँ, पेड़ की तना में काफी सेल्यूलोज पाए जाते हैं। तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, मतलब कोई भी प्लांट सेल, पादप कोशिका का सबसे बाहर का जो दृढ़, मतलब थोड़ा कठोर हिस्सा है, वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये बता दूं, ये फुल्ली परमेएबल होता है, मतलब पूरी तरह से पारगम्य, पूर्ण पारगम्य इसको बोलते हैं। मतलब बाहर की चीजें कोशिका के अंदर जा सकती हैं और अंदर की चीजें फिर बाहर भी आ सकती हैं, इसलिए कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य है, ठीक है, मतलब फुल्ली परमेएबल है। दूसरा, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। वो किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, मतलब वसा और प्रोटीन, ये दोनों से मिल करके वो बनी होती है, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, उससे बनी होती है। ये होता है अर्धपारगम्य, मतलब बाहर की सारी चीजें जो है वो अंदर नहीं जा सकती हैं इस झिल्ली से होते हुए, ठीक है। यहाँ एक बात और बता दो बच्चों कि कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से काम क्या है। आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे, उसमें तो पादप कोशिका होती है, कोशिका भित्ति उन्हीं की कोशिकाओं में होगी। तो वो पेड़ क्या हम लोगों के जैसे चल पाते हैं? क्या वो चलनशील है? नहीं है, मतलब वो खड़े हैं एक जगह। तो उनको हार्ड भी होना जरूरी है, क्योंकि हवाएं चलती हैं तेज, कभी कभी बारिश होती है, तो ये सब चीज़ का उसको सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए वो जल्दी से टूटे नहीं, जल्दी से झुके नहीं, और एक जगह खड़ा है तो बढ़िया से वो खड़ा रह सके, दृढ़ एकदम स्ट्रांगली। इसीलिए वो कोशिका भित्ति उसको दृढ़ता प्रदान करता है। एक कोशिका पर दूसरी कोशिका सटी हुई है तो वो उस कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, और उससे टिश्यू मजबूत हो जाता है, और उसका इसी तरह पूरा शरीर जो है पेड़ का, पौधे का, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये काम होता है कोशिका भित्ति का। अब है बच्चों, जो मैंने कहा कि जो गूदा वाला क्षेत्र है वो है साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोले तो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कई तरह के अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोल सकते हैं। अभी तो हमने 3 पार्ट्स बताए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और फिर केंद्रक, ये थे कोशिका के भाग। अब मैं बात कर रहा हूँ कोशिकांग की। कोशिकांग के मतलब कोशिका द्रव्य,
वो जो गुदा वाला हिस्सा है उसमें जो कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग, वो था कोशिका के भाग, तो कोशिकांग। उसमें क्या क्या होता है, डिटेल्स इसके बारे में आपको 9th 10th में 11th 12th में जानना है। यहाँ सिर्फ इतना दिया है कि वहाँ पे आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम, वहाँ पे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका। थोड़ा सा एक एक लाइन हल्का से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, कोई पूछे सवाल कि कहाँ पाया जाता है, तो जवाब क्या होगा, सेल में तो होगा ही, कोशिका में तो होगा ही, लेकिन कोशिका के किस हिस्से में पाया जाएगा, तो कोशिका द्रव्य में मतलब साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब 2 झिल्ली वाली होती है। इसका मुख्य काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हम लोगों के घरों में बिजली मिलती है, कहाँ से मिलती है, पावर हाउस से आती है। उसी तरह पूरे शरीर को, कोशिका को और पूरे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो बनाता कौन है एनर्जी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो ग्लूकोज जो है वो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब वाटर, और एनर्जी बनती है। उस एनर्जी का हम लोग उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और वो फिर कोशिका भी उसका उपयोग करती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोई पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी हिंदी कुछ नहीं होती, बस आपको इंग्लिश में ही याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। यह एक नाली जैसी संरचना होती है कोशिकांग में, मतलब कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में नाली जैसी संरचना होती है। इसका काम क्या है, ये पैकेज के रूप में जो भी कोशिका द्रव्य में संश्लेषित होता है, मतलब क्रिएट होता है, बनता है, कुछ भी बनता है, एंजाइम बने या फिर कुछ और भी बने, तो उसको ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जो भी आप बोलें। क्योंकि इसको खोजा था गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या हुआ, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम हुआ कि कोशिका द्रव्य में कुछ यदि बनता है, कोई संश्लेषण होता है, तो उसको एक जगह से दूसरे लक्ष्य तक ले जाने का इसका काम होता है, वो होता है। और एक काम है गोल्जी बॉडी का, उसका काम है वैक्यूल्स का निर्माण करना, बनाना, मतलब रिक्तिका बनाना। कोशिका द्रव्य में ही कहीं कहीं पे खाली जगह पाई जाती है, जिसको रिक्त स्थान, रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह पाई जाती है, जिसको रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, तो यह रिक्तिका का काम क्या है, वेस्ट जो मटेरियल, कोशिका के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होती है, तो वो उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये था रिक्तिका का काम। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका द्रव्य में है, यह एक कोशिकांग है जो जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जाल जैसी संरचना पाई जाती है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है रुखड़ा, उसको हम लोग रफ बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऐसे कुछ नाम है। और दूसरा है रुखड़ा का उल्टा कोमल, प्लेन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो रुखड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर होता है राइबोसोम, और इसका काम क्या होता है, तो राइबोसोम वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है राइबोस। अब आता है कि प्लांट सेल में, अब बात करता हूँ प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एक और चीज़ पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो लवक। ये क्या होता है, ये लवक 3 तरह के होते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में बोले तो अवर्णी लवक, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। इसका काम क्या है,
इसका काम है भोजन को संग्रहित करके रखना, मतलब स्टोर करके रखना। तो ये लवक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की जड़ों में पाया जाता है, मुख्य रूप से ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इसका काम है फूड को स्टोर करके रखना। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक। हरित लवक क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट, मतलब जो वर्णक होता है, रंग होता है, वो होता है हरा। तो क्लोरोफिल के ही कारण आपने सुना होगा कि पत्तों का रंग हरा होता है। तो कौन, किसके कारण? तो वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? वह एक लवक है। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? वो कहीं भी पाया जा सकता है, वो तना में भी हो सकता है, वो पत्तों में भी हो सकता है, वो फूल में भी हो सकता है। ये भी रंगीन होता है लेकिन हरा नहीं होता है। हरा को छोड़ करके बाकी जो कलर हैं वो हो सकता है दूसरे कलर के हों। इसका काम क्या है? इसका भी काम है फूड को स्टोर करके रखना। इसका भी काम है फूड को स्टोर करके रखना। जैसे कि टमाटर में लाइकोपिन जो है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है ना। तो लाइकोपिन क्या है? लाइकोपिन क्लोरोप्लाज्म है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लाज्म। तो ये था प्लास्टिड। और इसके बाद हम लोग अब जब कोशिका द्रव्य हमने पढ़ लिया, सीख लिया, तो उसके अंदर क्या है? वो जो गाढ़ा एक घना वाला हिस्सा है वो है केंद्र, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में मुख्य रूप से न्यूक्लियस के केंद्रक के बाहर भी एक पतली झिल्ली होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक के बाहर है केंद्रक झिल्ली। ये भी लिपोप्रोटीन मतलब वसा और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियस केंद्रक के भी अंदर कुछ घने पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और केंद्रक के अंदर एक कुछ धागे जैसी संरचना होती है। धागा समझते हैं ना? हाँ, जैसे हम लोग कपड़े सिलते हैं, तो धागे जैसी संरचना कुछ होती है जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम तभी दिखता है जबकि कोशिका विभाजन होता है, उस समय दिखता है। तो क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं जीन्स। एक नया शब्द आपने सुना, क्रोमोसोम पर होते हैं जीन्स, जो कि क्रोमोसोम की हिंदी बता दूं, क्रोमोसोम को बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र। मतलब गुणों का ये फॉर्मूला इसमें छुपा होता है। और गुणसूत्र पर होते हैं जीन्स। और ये जीन्स क्या होते हैं? गुणसूत्र का ये फंक्शनल यूनिट है, मतलब गुण को ले जाने वाला, माता पिता से उनके बच्चों में ले जाने वाला कौन है? जीन है, ठीक है। तो यदि कोई सवाल करे कि क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र का क्या है, गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उस जवाब होगा जीन्स। आपने देखा होगा यदि माँ बाप किसी के बाल घुंघराले हैं तो बच्चों के घुंघराले हो जाते हैं। यदि नाक बड़ी है तो हो सकता है बच्चे की बड़ी हो, नाक छोटी है तो बच्चों की भी नाक छोटी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, लक्षण जो है, वो अपने माता पिता से बच्चों के पास आता है। और लाता कौन है? वो लाने वाले का नाम है जीन, ठीक है। तो जीन एक आनुवंशिक इकाई है और गुणसूत्र की ये क्रियात्मक इकाई है। तो ये आपको याद रखना है। और बता दूं कि जीन जो है वो डीएनए के खंड हैं। अब नया एक वर्ड सुना, डीएनए। इसके बारे में आप डिटेल्स आप लोग बाद में जानेंगे, सिर्फ मैं यहाँ बता देता हूँ कि डीएनए जो है वो जीन जो भी मैंने बताया उसके ये पार्ट्स हैं। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये था डीएनए। अब है एक वर्ड है जीव द्रव्य, मतलब जीवित पदार्थ। कोई कोशिका का जीवित पदार्थ किसको बोलेंगे? मतलब प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे?
तो एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मटेरियल है, क्या है, मुख्य रूप से कौन सा पार्ट्स है? तो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। तो दोनों को मिला देंगे, दोनों हिस्सों को, तो जो मटेरियल बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इतना बताने के बाद बच्चों मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि बिना केंद्रक वाली एक कोशिकीय कोई जीव का नाम बताना है। बिना केंद्रक वाली मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वाला यूनिसेलुलर जीव का नाम बताना है आपको। ये अगले दिन आप हमें मैसेज करिए या फिर जैसे भी हो आपको बताना है। और दूसरा सवाल है कि आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच मुख्य रूप से कौन से अंतर हैं या क्या क्या चीज़ समानता है, ये आपको बताना है। ये पीडीएफ में भेज दूंगा कोशिका चैप्टर का, उससे भी आप देख सकते हैं जिनके पास किताब नहीं हो। अदरवाइज़ किताब से आप इसको देख करके नोट करके इसको बना करके मुझे दिखाएं। ये आपका 2 होमवर्क था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है और क्या समानता है। और दूसरा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम बताएं, मतलब जिस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है, ऐसी एक कोशिका, ऐसे एक जीव का आपको नाम बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही। और कोशिका के बारे में एक जो जनरल एक थोड़ी सी जो समझ होनी चाहिए 8वीं क्लास या फिर उससे ऊंचा में, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम लोगों ने समझा होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो एडवांस मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं कभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू।